वन पीस में जो पहला मूवी है उसका नाम है वन पीस द मूवी, आया था मार्च 2000 में। ये मूवी का प्लॉट काफी सिंपल है। होता क्या है कि वन पीस के ईस्ट ब्लू में एक लेजेंडरी पायरेट है जिसका नाम है द ग्रेट गोल्ड पायरेट वुनान। ये पायरेट वुनान के बारे में एक बहुत ही बड़ा लेजेंड है ईस्ट ब्लू में कि एक टाइम पे इस पायरेट ने मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड जो था ईस्ट ब्लू में उसको कैप्चर करके एक आइलैंड पे रख दिया था। तो अभी तक ईस्ट ब्लू में कई सारे पायरेट इस गोल्ड को ढूंढ रहे हैं, इस आइलैंड को ढूंढ रहे हैं जहां पर गोल्ड है। ये मूवी में एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है तोबियो। तोबियो बहुत ज्यादा एडमायर करता है वुनान पायरेट्स को, वो वुनान पायरेट्स का हिस्सा बनना चाहता है। आगे चलते हुए लूफी और तोबियो एक दूसरे के साथ मिलते हैं किसी न किसी तरीके से और उन लोग साथ में वुनान पायरेट के गोल्ड को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन लोग साथ में उस आइलैंड को ढूंढने के लिए जाते हैं जहां पर वुनान पायरेट ने गोल्ड रखा है। ये मूवी में जो एंटेगनिस्ट है उसका नाम है एल ड्रैगो। ये एक मस्कुलर बंदा है जिसने एक साउंड रिलेटेड डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है जिसकी मदद से वो कई सारे प्रोजेक्टाइल अटैक यूज कर सकता था। एल ड्रैगो एक पायरेट है जो वुनान के गोल्ड को ढूंढ रहा था और इवेंचुअली लूफी वर्सेस वुनान के बीच में फाइट होता है जो बहुत ही एक कूल फाइट था, बहुत ही एक वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट था। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस फाइट को पर्सनली। ये मूवी का जो प्रेमस है वो काइंड ऑफ हमको एक मिनिएचर वर्जन पोर्ट्रे करता है पायरेट किंग के लेजेंड का। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं गोल्डी रॉजर और वुनान पायरेट को, और मुझे लगता है कि गोल्डी रॉजर के कैरेक्टर से इंस्पायर होके इस पायरेट को क्रिएट किया गया है क्योंकि उसके नाम में ही हमको दिखाई दे रहा है, उसको बोलते ही है द ग्रेट गोल्ड पायरेट वुनान। ये मूवी बहुत ही एक फन मूवी है देखने के लिए। इसमें हमको टिपिकल वन पीस कॉमेडी दिखाई देता है जो मैंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मेरे हिसाब से ये मूवी का जो कॉमेडी एस्पेक्ट है, जो एक कॉमिक एस्पेक्ट है इसमें, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है ओवरऑल। ये मूवी में प्राइड का एलिमेंट बहुत ही हैवीली इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस मूवी के मिड सेक्शन में उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस एलिमेंट को बिल्ड किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉप अप किया है, जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करके कंसिस्टेंटली अंत सीन में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है जो और भी ज्यादा क्लाइमैक्स सीन को इम्पैक्टफुल बनाता है इस मूवी में। मैं इस मूवी के बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मूवी में स्ट्राइड पायरेट्स में जोरो, नामी, लूफी और उसप है। तो सांजी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था इस पायरेट क्रू को। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वन पीस का ओपनिंग मूवी है जिसमें हमको एडवेंचर का एस्पेक्ट दिखाई दिया है, कॉमेडी बहुत ही अच्छा है, फाइट्स बहुत ज्यादा अच्छा है और एट द एंड ऑफ द डे जो एक पायरेट का प्राइड होता है वो भी हमको दिखाई दिया है इस मूवी में। वन पीस में जो सेकंड मूवी है उसका नाम है क्लॉकवर्क आइलैंड एडवेंचर। ये मूवी आया था मार्च 2001 में। ये मूवी में होता क्या है कि स्ट्राइड पायरेट्स का जो शिप है गोइंग मैरी उसको चुरा लिया है किसी कार्ड पायरेट्स ने। ये कार्ड पायरेट्स अभी करंटली क्लॉकवर्क आइलैंड पे है। उन लोगों ने कब्जा किया है क्लॉकवर्क आइलैंड के ऊपर और उन लोगों ने उस आइलैंड को अपना बेस बना लिया है बेसिकली। तो स्ट्राइड पायरेट्स क्लॉकवर्क आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं एक छोटे से शिप में, अपना बड़ा शिप जो गोइंग मैरी है उसको फिर से वापस लेने के लिए। जब उन लोग वहां पर जा रहे थे, क्लॉकवर्क आइलैंड की तरफ जा रहे थे, तभी उन लोग और दो लोगों के साथ मिलते हैं जो अपने आप को थीव ब्रदर्स कहला रहे थे। थीव ब्रदर्स भी क्लॉकवर्क आइलैंड पे जा रहे हैं क्योंकि उन लोग एक कोई बहुत ही मैकेनिकली एडवांस्ड क्लॉक चुराना चाहते हैं। तो अब क्योंकि स्ट्राइड पायरेट्स और थीव ब्रदर्स सेम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, इस वजह से दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग साथ में जाएंगे क्लॉकवर्क आइलैंड पे। और उसी प्रोसेस में क्लॉकवर्क आइलैंड से पहले ही कार्ड पायरेट्स के कई सारे लोग कन्फ्रंट करते हैं स्ट्राइड पायरेट्स को और उन लोग किडनैप कर लेते हैं नामी को। उन लोगों ने क्यों किडनैप किया है नामी को? क्योंकि कार्ड पायरेट्स का जो कैप्टन है जिसका नाम है बेयर किंग, उसको किसी एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ शादी करने का है और वो अभी नामी के साथ शादी करना चाहता है बेसिकली। तो ओवरऑल इस मूवी में स्ट्राइड पायरेट्स और थीव ब्रदर्स दोनों लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं क्लॉकवर्क आइलैंड की तरफ और कुछ इस तरीके से ये मूवी का प्लॉट प्रोग्रेस भी होता है। ये मूवी में जो क्लॉकवर्क आइलैंड है वो एब्सोल्युटली एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जहां पर हमको उस आइलैंड पे एक मैसिव टावर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उस टावर के एब्सोल्यूट पीक पे एक मैसिव माउंटेन या एक मैसिव सेटलमेंट एरिया है जहां पर सब सारे लोग रहते हैं। तो ये बहुत ही एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी था। ये पूरा आइलैंड ही बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, बहुत ही एक कूल आइलैंड था ये मूवी में जो फाइट्स थे वो मुझे काफी पसंद आया, पर्टिकुलरली सांजी का जो फाइट था वो बहुत ज्यादा कूल था। सांजी का फाइट बहुत ज्यादा कूल था और लूफी का फाइट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लूफी वर्सेस जो बेयर किंग का फाइट था उसमें लूफी मतलब बहुत ही नैरोली जीता है बेयर किंग के अगेंस्ट। बेयर किंग के ऊपर लूफी का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था क्योंकि बेयर किंग ने एक डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है जिसका नाम है हार्ड फ्रूट और एक टाइम पे बेयर किंग ने अपने हाथ को इतना हार्ड कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि बेयर किंग आर्मामेंट हाकी यूज कर रहा था मेरे भाई। तो ये हमको फर्स्ट ग्लिम्सिस हो सकता है आर्मामेंट हाकी का, ठीक है, मुझको पता नहीं है, पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट था लूफी और बेयर किंग का। मुझे पर्सनली पसंद आया जिस तरीके से इस मूवी में थीव ब्रदर्स के साथ लूफी रिलेट कर पा रहा था। थीव ब्रदर्स में दो लोग हैं, उन लोग सगे भाई नहीं है पर उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गहरा है। थीव ब्रदर्स में एक अडल्ट है और एक छोटा बच्चा है। अडल्ट का नाम है बोरोडो और छोटे बच्चे का नाम है अकीस। तो जब लूफी थीव ब्रदर्स के रिलेशनशिप का डायनामिक देखता है तब वो उसको बहुत ज्यादा याद दिलाता है शैंक्स के बारे में क्योंकि थीव ब्रदर्स में जो बोरोडो है वो हमेशा प्रोटेक्ट करता है अकीस को। तो वो लूफी को याद दिला रहा था शैंक्स
शैंक्स के बारे में, किस तरीके से शैंक्स ने उसको प्रोटेक्ट किया था और कितना शैंक्स प्रोटेक्टिव था। ये एस्पेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस मूवी में, क्योंकि उसके ज़रिए से उन लोग एक अच्छा मैसेज भी पुश फॉरवर्ड कर रहे थे यहाँ पर इस मूवी में। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस मूवी में फाइट्स बहुत ज़्यादा कूल है, जो स्टोरी है वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है, जो आइलैंड है क्लॉकवर्क आइलैंड है वो फिनोमिनल मतलब गॉर्जियसली ब्यूटीफुल है। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये मूवी आया था विस्की पीक लिटिल गार्डन, जब वो पूरा आग चल रहा था तब ये मूवी आया था, ठीक है। वन पीस मूवी 3 का नाम है चॉपर्स किंगडम ऑन द आइलैंड ऑफ स्ट्रेंज एनिमल्स। ये आया था मार्च 2002 में। ये मूवी का टाइटल सुन के तुझे समझ में आ गया रहेगा कि ये मूवी के ऊपर हम लोग हैविली फोकस कर रहे हैं चॉपर के कैरेक्टर के ऊपर, और चॉपर के कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही इस मूवी का प्लॉट रिवॉल्व होता है। ये मूवी में एग्जैक्टली होता क्या है कि स्ट्राइड पायरेट्स एक ग्लोरियस ट्रेजर को ढूंढते हुए उन लोग क्राउन आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। क्राउन आइलैंड पे पहुंचते ही चॉपर सेपरेट हो जाता है स्ट्राइड पायरेट के रेस्ट ऑफ द क्रू से। अब क्योंकि चॉपर ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के साथ बात कर सकता है, तो चॉपर को पता चलता है कि क्राउन आइलैंड पे सब सारे लोग यहाँ पर एनिमल्स ही है, और थोड़े एनिमल्स ऐसे भी है जो बात कर सकते हैं ह्यूमंस के साथ। और हाँ, एक छोटा बच्चा ऑलरेडी इस आइलैंड पे सब सारे एनिमल्स के साथ रह रहा था। इसका बैक स्टोरी बहुत ज्यादा क्रूशल है, और ये कैरेक्टर, ये छोटा बच्चा बहुत ज्यादा एक क्रूशल रोल प्ले करता है थ्रू आउट द मूवी। अब ये क्राउन आइलैंड पे एक बहुत बड़ा प्रोफेसी है किंग ऑफ द बीस्ट के बारे में या एनिमल किंग के बारे में। ऑलरेडी जो क्राउन आइलैंड का प्रीवियस किंग था उसका डेथ हो गया है, तो इस आइलैंड पे सब सारे एनिमल्स इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट किंग ऑफ द बीस्ट को आने के लिए। तो जब चॉपर आता है इस आइलैंड पे, या सब सारे लोग जब चॉपर को देखते हैं तब उन लोग अज्यूम करते हैं कि ये किंग ऑफ द बीस्ट है, या ये नेक्स्ट किंग ऑफ द बीस्ट है, या ये नेक्स्ट एनिमल किंग है हमारे पूरे आइलैंड का। तो ये मूवी चॉपर के लिए एक डिलेमा क्रिएट कर रहा था, जहां पर चॉपर सोच रहा था कि उसका एग्जैक्टली जगह कहां पर है। प्लस और एक बात जो मैंने नोटिस किया इस मूवी में वो है कि ये मूवी हमको काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दिखा रहा था मोबाम्बी और चॉपर के कैरेक्टर के जरिए से। फॉर एग्जांपल, चॉपर ह्यूमंस के साथ रहता है, वो एनिमल होके भी ह्यूमंस के साथ रहता है जो स्ट्राइड पायरेट्स, और यहाँ पर मोबाम्बी क्राउन आइलैंड पे जहाँ पर सब सारे एनिमल्स ही है, वो वहाँ पर एक ही ह्यूमन था। तो हमको वहाँ पर एक ऑपोजिट सिनारियो दिखाई दे रहा था दोनों कैरेक्टर्स को लेके। ये मूवी में जो एंटेगनिस्ट है उसका नाम है बैटलर। ये क्राउन आइलैंड पे ट्रेजर को चुराना चाहता है, वो ट्रेजर हत्याने के लिए आया है। एक काइंड ऑफ अ टिपिकल सिचुएशन हमको दिखाई दे रहा था यहाँ पर इन सब सारी चीज़ों में। ये मूवी जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तब मुझे इस मूवी का स्टार्टिंग का सेगमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूवी मैं एंजॉय नहीं करूँगा पर्सनली। पर ये मूवी डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि अंत के सेक्शन में, एंडिंग के सीन्स में, क्लाइमैक्स में डेफिनेटली शाइन करता है। मुझे वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, और फाइट्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। हालांकि मेरे को इनिशियली बिल्कुल भी एंटेगनिस्ट इस मूवी के पसंद नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा चूतिया लग रहे थे, पर अंत के फाइट्स काफी कूल थे। ये मूवी ओवरऑल मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये मूवी कई सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से फोरशैडो कर रहा था। फॉर एग्जांपल, ये जो क्राउन आइलैंड है उस पे जिस तरीके से लूफी पहुंचते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा याद दिलाया स्काई आइलैंड के नॉकअप स्ट्रीम का, क्योंकि इस मूवी में भी अंडरग्राउंड वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से स्ट्राइड पायरेट्स का शिप हवे में शूट ऑफ हो जाता है, और उन लोग कुछ उड़ते हुए ही क्राउन आइलैंड पे लैंड करते हैं मेरे भाई, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सिमिलर था स्काई आइलैंड के साथ। प्लस इस मूवी में सांजी कई बार अपने आप को प्रिंस बोले जा रहा था, जो क्लियरली एक फोरशैडोइंग था फ्यूचर इवेंट के लिए, जो कुछ भी होता है सांजी के साथ। ये मूवी में जो जोरो का फाइट था जिसमें जोरो तात्सुमा की यूज करता है उसके अपोनेंट के अगेंस्ट, वो मेरे हिसाब से वो तात्सुमा की जो जोरो ने यूज किया था इस मूवी में, वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द क्लीनेस्ट तात्सुमा की या ड्रैगन ट्विस्टर मैंने देखा है जोरो से इस पूरे वन पीस के सीरीज में। तो मेरे भाई ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है जो चॉपर के कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा है। अगर मैं इसके टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो ये ड्रम आइलैंड के बाद ही आया है मूवी, वहां कहां पर। वन पीस में जो फोर्थ मूवी है उसका नाम है डेड एंड एडवेंचर। ये आया था मार्च 1, 2003 में। इसका प्लॉट काफी सिंपल है। होता क्या है कि स्ट्राइड पायरेट्स के पास पैसा नहीं है, तो उन लोग एक कंपटीशन में भाग लेते हैं जिसका नाम है डेड एंड कंपटीशन। इस वजह से इस मूवी का नाम है डेड एंड एडवेंचर। बेसिकली इस पूरे मूवी में स्ट्राइड पायरेट्स इस कंपटीशन के प्राइज मनी को एम कर रहे हैं, और ये मूवी में हम लोग इस कंपटीशन को ही प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं ओवरऑल। ये मूवी में जो एंटेगनिस्ट है उसका नाम है गैस्पार्डा प्रीवियसली एक मरीन था जो अभी एक पायरेट बन गया है। इसके ऊपर 93 मिलियन बैरीज का बाउंटी है, और ये जो कंपटीशन है डेड एंड कंपटीशन, इसमें इस कंपटीशन में गैस्पार्डा सबसे फेवरेट है, सब सारे लोगों का फैन फेवरेट है, तो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यही बंदा जीतेगा इस कंपटीशन में। गैस्पार्डा के बारे में जो मुझे बहुत ही एक फैसिनेटिंग बात लगा वो है कि गैस्पार्डा दिखने में काफी सिमिलर दिखता है व्हाइट बियर्ड की तरह, पर वो व्हाइट बियर्ड की कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। व्हाइट बियर्ड जिस तरीके से अपने क्रू मेंबर्स को फैमिली की तरह
मानता है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट गैस्पाडा है। गैस्पाडा अपने क्रू मेंबर्स को मानता भी नहीं है थोड़ा सा भी। उसका आइडियोलॉजी काफी सिंपल है। गैस्पाडा का मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, जो रूल करते हैं और जिनके ऊपर रूल किया जाता है। काफी एक सिंपलिस्टिक तरीके का व्यू है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल द वन हु यूजेस समवन और वन हु गेट्स यूज्ड और समथिंग लाइक दैट। तो गैस्पाडा की मेंटालिटी से ही हमको समझ में आ रहा था कि लूफी और गैस्पाडा के बीच में बढ़ने वाला नहीं है। तो इवेंचुअली ये दोनों इंडिविजुअल क्लैश करते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पर लूफी हरा देता है गैस्पाडा को। ये जो बैटल था गैस्पाडा और लूफी के बीच में, ये लूफी के लिए काफी टफ था, क्योंकि गैस्पाडा के पास एक लोगिया डेविल फ्रूट है, जो है कैंडी फ्रूट, आमे आमे नोमी फ्रूट, जहां पर गैस्पाडा अपनी बॉडी को कैंडी में बदल सकता है। पर इवेंचुअली सांजी के दिमाग के वजह से लूफी हरा पाता है गैस्पाडा को। ये मूवी में हमको रिवर्स माउंटेन का वाइब मिल रहा था, क्योंकि स्ट्राइड पायरेट्स इस कंपटीशन की शुरुआत में लिटरली एक रिवर्स माउंटेन से गुजरते हैं। बाद में इस कंपटीशन में 2 जायंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमको लिटिल गार्डन का वाइब मिल रहा था। प्लस इस पूरे मूवी में एक रिवेंज का भी थीम एसोसिएटेड है, जहाँ पर इस मूवी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है शौर्य, और उसको रिवेंज लेना है गैस्पाडा से। तो हमको शौर्य का बैक स्टोरी के बारे में भी पता चलता है, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल था इस मूवी में। उसके ऊपर से इस मूवी के एंडिंग स्टेज जिसमें हमको एक मैसिव साइक्लोन काइंड ऑफ चीज दिखाई देता है, ये मुझे बहुत ज्यादा सिमिलर लगा था ड्रम आइलैंड के साथ। पर मेरे हिसाब से इस मूवी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस मूवी का मैसेजिंग। ये मूवी बहुत एक इंपॉर्टेंट मैसेज पुश करने की कोशिश कर रहा था, जो है कि अगर एक बंदा अपने पूरे जिंदगी में अंत तक रहता है, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन रहने दो, अगर एक बंदा अपने जिंदगी को अंत तक चांस देता है तो उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। इन शॉर्ट यहाँ पर जो बात चल रहा था वो है कि लाइफ इज वर्थ इट। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक डिसेंट मूवी है, जो हमको नॉस्टैल्जिया का वाइब दे रहा था। प्लस इस मूवी में हमको एक टिपिकल बैटल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया है, जहाँ पर सांजी फाइट करता है, जोरो फाइट करता है, बाद में लूफी फाइट करता है। ऐसा कुछ नहीं था, लूफी सिर्फ फाइट करता है इस मूवी में, सांजी और जोरो फाइट नहीं करते इस मूवी में। और अंत में मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करता चलूं कि ये मूवी का जो टाइमलाइन है वो है मोस्ट प्रोबेबली मॉकटाउन और स्काइपिया आइलैंड के बीच में, वहां कहां पर ही है, क्योंकि इस मूवी में हमको रॉबिन दिखाई देती है। वन पीस मूवी 5 का नाम है द कर्स्ड होली सोर्ड। आया था मार्च 6, 2004 में। यहाँ पर स्ट्राइड पायरेट्स इस मूवी में एक आइलैंड पे पहुंचते हैं जिसका नाम है असुका आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में लेजेंड है कि इस आइलैंड पे एक लेजेंडरी सोर्ड रखा गया है जिसका नाम है द 7 स्टार सोर्ड। इस सोर्ड को द मोस्ट ब्यूटीफुल सोर्ड इन द वर्ल्ड बोला जाता है, प्लस इसको द वैल्यूएबल ट्रेजर भी बोला जाता है। पर स्ट्राइड पायरेट्स इस आइलैंड पे पहुंचते हैं, उन लोग नोटिस करते हैं कि जोरो गायब हो गया है शिप से। जोरो कहीं पर तो चला गया है आकुसा आइलैंड पे। तो लूफी और सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स अभी गए हैं आकुसा आइलैंड पे ढूंढने के लिए जोरो को। ये मूवी में हम लोग जोरो के कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे थे, और इस मूवी का जो एंटेगनिस्ट है जिसका नाम है सागा, वो एक्चुअल में जोरो का बचपन का दोस्त है। तो इस वजह से जोरो हेल्प कर रहा है सागा को, और सागा ने इन रियलिटी उसके बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है लेजेंडरी 7 स्टार सोर्ड को, क्योंकि ये एक कर्स ब्लेड है। तो अभी सागा एक्चुअल में इस कर्स ब्लेड के कंट्रोल में है। तो बेसिकली इस मूवी में जोरो हेल्प कर रहा है सागा को, जो एंटेगनिस्ट है इस पूरे मूवी का। लूफी ढूंढ रहा है जोरो को कि जोरो कहां पर चला गया, और इसी प्रोसेस में हमको पता चलता है इस आइलैंड के हिस्ट्री के बारे में और कर्स्ड ब्लेड के बारे में। ये मूवी में जो आइलैंड है उसका एस्थेटिक मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लगा स्काइपिया आइलैंड के जाया सेक्शन से, क्योंकि हमको मॉन्यूमेंट्स, कल्चर और रिचुअल्स भी काइंड ऑफ सिमिलर दिखाई दे रहा था। प्लस यहाँ पर जो माइंड कंट्रोल का एलिमेंट है, जहाँ पर एक सोर्ड, ये कर्स सोर्ड कंट्रोल कर रहा था सागा को, वो मेरे को बहुत ज्यादा सिमिलर लगा, या एटलीस्ट मेरे को वो याद दिलाया ओशन ड्रीम आर्क के बारे में। अगर तूने वो फिलर आर्क देखा है वन पीस का, तो वो उससे सिमिलर है थोड़ा। ये मूवी में एक टाइम पे हमको सांजी वर्सेस जोरो हेड टू हेड फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, और उस फाइट में मेरा भाई जोरो जीत जाता है, वो हरा देता है सांजी को। वो क्वाइट इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक ओकेश मूवी है। इस मूवी में जो आइलैंड था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था, प्लस जो कर्स सोर्ड का या कर्स ब्लेड का जो एक्सप्लेनेशन था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है इस मूवी में। वन पीस में जो 6th मूवी है उसका नाम है बैरन अमात्सुरी एंड द सीक्रेट आइलैंड। ये आया था मार्च 5, 2005 में। ये मूवी का जो एनिमेशन क्वालिटी का अप्रोच है वो काफी डिफरेंट है। एस्थेटिकली ये तेरे को रेस्ट ऑफ द मूवी से डिफरेंट वाइब देगा। मुझे जो बहुत ही एक अच्छा बात लगा इस मूवी के बारे में वो है कि इस मूवी के शुरुआत में फर्स्ट हाफ में इस मूवी के सब सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवेंचरस और ब्राइट था, क्योंकि स्ट्राइड पायरेट्स एक आइलैंड पे गए हैं बेसिकली रिलैक्स करने के लिए। तो बहुत ज्यादा फन और लविंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था, और एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ज्यादा ब्राइट सेटअप था। पर इस मूवी के सेकंड हाफ में जिस तरीके से इस मूवी का फील स्लैश वाइब फ्लिप हुआ है वो बहुत ज्यादा इंसेन था। ये मूवी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो गया था सेकंड हाफ में मेरे भाई, और एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी तरीके से, एनिमेशन इन इटसेल्फ बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा था। जहाँ पे जो सेटअप था वो भी काइंड ऑफ ग्लूमी और डार्क हमको दिखाई दे रहा था। ये मूवी मेरे हिसाब से वन पीस के 2 आर्क के इवेंट्स को फोरशैडो कर रहा था। पहला है थ्रिलर
बाग और दूसरा है साबा उदियार के पहलगा। थ्रिलर बाग में जिस तरीके से ब्रुक के कैरेक्टर के जरिए से हमको एक लोनलीनेस का एस्पेक्ट दिखाई दिया था, उसी तरीके से ये मूवी का जो एंटेगनिस्ट है उसमें भी हमको एक लोनलीनेस का एस्पेक्ट दिखाई देता है, जहां पर बैरन अमात्सुरी जो एंटेगनिस्ट है उसने अपना पूरा क्रू खो दिया था ब्रुक की तरह ही, और वो भी बहुत ज्यादा लोनली महसूस कर रहा था। तो वो काफी सिमिलर था यहाँ पर। साबा उदियार के पहलगा में जिस तरीके से लूफी ने उसके क्रू को वन बाय वन गायब होते हुए देखा था उसके आंखों के सामने, उसी तरीके से इस मूवी में भी बैरन अमात्सुरी सब सारे स्ट्राइड पायरेट्स के मेंबर्स को टारगेट करता है वन बाय वन, और लूफी इवेंचुअली इस मूवी के एंडिंग स्टेजेस में सब सारे लोगों को काइंड ऑफ खो देता है, और लास्ट में लूफी को ही फाइट करना पड़ता है इस विलन के साथ, इस एंटेगनिस्ट के साथ, जो बहुत ही एक क्रेजीली टफ काइंड ऑफ अ बैटल था। बहुत ही एक इंटेंस बैटल था ये लूफी और अमात्सुरी के बीच में, या बैरन अमात्सुरी के बीच में। ये मूवी में हमको ऑब्जर्वेशन हाकी का ग्लिम्सेस दिखाई दिया, और क्योंकि ये मूवी में लूफी गियर सेकंड में नहीं गया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मूवी आया था एनियस लॉबी के आसपास, वहां पर ही कहीं पर तो आया था ये मूवी। तो उसको कंसिडरेशन में लेते हुए ये मूवी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मूवी था मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत हैवीली फोरशैडो कर रहा था वन पीस के फ्यूचर इवेंट्स को। और मैं यहाँ पर फिर से एम्फोसिस डालना चाहता हूँ कि लूफी का जो फाइनल बैटल था इस मूवी में वो बहुत ही क्रेजी था, और लूफी मतलब अपने आप से नहीं जीतता है, उसको कई सारे लोग मदद करते हैं तब वो जाके जीत पाता है। तो मेरे भाई ये एक हाईली मस्ट वॉच प्री टाइम स्किप मूवी है, जिसको तू अफोर्ड नहीं कर सकता स्किप करने के लिए अगर तू एक बहुत ही बड़ा वन पीस का फैन है। और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंत में तेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस रहेगा जो तेरे को कई सारी चीजों के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर देगा मेरे भाई। वन पीस मूवी 7 का नाम है जायंट मेगा सोल्जर ऑफ काराकुरी कैसल, आया था मार्च 4 2006 में। ये मूवी एडवेंचर वाइज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग मूवी है, इन द सेंस कि ये मूवी स्टार्ट से लेके अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है। पर इस मूवी में बिल्कुल भी टेंशन नहीं है एक्शन वाइज, क्योंकि इस मूवी के जो एंटेगनिस्ट है वो एक्सट्रीमली इज्जू टाइप चूतिया काइंड ऑफ एंटेगनिस्ट है, जो बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग वाइब नहीं दे रहे थे। तो बैटल्स इस मूवी में खास नहीं है, काफी मीडियोकर है, और मुझे लगता है कि ये मूवी बैटल्स या एक्शन के एस्पेक्ट को पुश नहीं कर रहा था, ये मूवी हैवीली एडवेंचर के एस्पेक्ट को पुश कर रहा था। मेरे हिसाब से ये मूवी फोरशैडोइंग के एस्पेक्ट में काफी कूल है, क्योंकि इस मूवी में हमको लूफी गियर सेकंड में जाते हुए दिखाई देता है, और इस मूवी में जब लूफी गियर सेकंड में जाता है तब उसको भी पता नहीं था कि वो क्या था। तो ज्यादातर इस टाइम पे मांगा में लूफी गया रहेगा गियर सेकंड में, पर उन लोगों ने थोड़ा ग्लिम्सेस दिया रहेगा इस मूवी में कि किस तरीके से गियर सेकंड दिखता है, ताकि एनिमे के फैंस बेसिकली एक्साइटेड हो पाए। प्लस इस मूवी में फ्रैंकी को प्रॉप अप किया जा रहा था कि फ्रैंकी नेक्स्ट स्ट्राइड पायरेट मेंबर बनने वाला है, क्योंकि ये जो आइलैंड है जहां पर स्ट्राइड पायरेट्स विजिट कर रहे हैं वो एक्चुअल में मैकेनिकली काइंड ऑफ एडवांस्ड है। तो हमको कई सारे रोबोट्स और वो सब सारी चीजें दिखाई दे रहा था। तो एक टाइम पे सांची बोलता भी है कि उसको मैकेनिक का ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो डेफिनेटली इस मूवी में सटल हिंट्स था जो लीड कर रहा था कि नेक्स्ट जो स्ट्राइड पायरेट्स होगा वो ज्यादातर फ्रैंकी होगा, जो काफी कूल था मैं बोलूंगा। ये मूवी के बारे में जो सबसे क्रेजी और इंसेन बात था वो था कि स्ट्राइड पायरेट्स जिस आइलैंड को विजिट कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक टर्टल के पीठ पीछे आइलैंड है। जिस तरीके से हमने देखा है फ्यूचर में जो को, उस तरीके से ये बेसिकली आइलैंड है, ये मूव करते रहता है टर्टल जगह से जगह। तो बेसिकली इसको लोकेट नहीं किया जा सकता है, उनके पास एक स्पेशल कंपास है इसको लोकेट करने के लिए। तो वो मेरे हिसाब से सबसे एक कूल बात था, सबसे इंसेन बात था इस मूवी के बारे में, कि ये बेसिकली जोको मतलब मैं बोलूंगा एक तरीके से फोरशैडो कर रहा था, और इस टर्टल के पीठ पीछे एंशिएंट सिविलाइजेशन था। ये टर्टल बहुत मतलब बहुत पुराना है। तो ओवरऑल ये मूवी एक फन वॉच मूवी है। इस मूवी का टाइमलाइन ज्यादातर स्काई आइलैंड और वाटर सेवन सागा के बीच में कहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के अंत में स्ट्राइड पायरेट्स बोल रहे थे कि उन लोगों को गोइंग मैरी को फिर से रिपेयर करने का है। वन पीस में जो मूवी 8 है उसका नाम है वन पीस फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। ये आया था December 12, 2009 में, और यहाँ से ही वन पीस का सब सारा मूवी का नाम होने लगा वन पीस फिल्म सो एंड सो। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। ये स्पेसिफिक मूवी जब रिलीज होने वाला था तब वन पीस उसके 10th एनिवर्सरी को मनाने जा रहा था मांगा सीरियलाइजेशन का। तो इसी वजह से जो इस मूवी के स्पेसिफिक एडिटर्स या डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इचिरो ओडा को कि इचिरो ओडा इसके स्टोरी लाइन को लिखे। तो एक्चुअल में ये मूवी को लिखा है इचिरो ओडा ने। ये मूवी में हम लोग एक ओजी वन पीस कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है शिकी द गोल्डन लायन। ये गोल्डी रॉजर के एरा का है, और ये बंदा शिकी द गोल्डन लायन वो रिस्पेक्ट करता था गोल्डी रॉजर को, और इस बंदे ने कन्फ्रंट भी किया था गोल्डी रॉजर को। तो इस तरीके के बंदे के ऊपर हम लोग इस मूवी में फोकस कर रहे थे, और यही एंटेगनिस्ट भी था इस पूरे मूवी का, जो बहुत ही इंसेन था मेरे भाई। तो बेसिकली इस मूवी में होता क्या है
कि शीकी एक आइलैंड के ऊपर एक प्लांट डिस्कवर करता है जिसका नाम है द IQ प्लांट, और ये प्लांट की वजह से जो एनिमल्स थे उस आइलैंड के ऊपर उन लोगों का इंटेलेक्ट बहुत ही रैपिड रेट से डेवलप हो रहा था। तो शीकी क्या करता है, शीकी इस IQ प्लांट में से एक ड्रग क्रिएट करता है जिसको वो फोर्सफुली इंजेक्ट कर रहा था एनिमल्स के ऊपर, जिसकी वजह से एनिमल्स बहुत ही क्रेजी रेट से इवॉल्व हो रहे थे। तो अभी शीकी का ग्रैंड प्लान ये है कि शीकी इन एनिमल्स को लेके वो अटैक करना चाहता है ईस्ट ब्लू के ऊपर। और क्योंकि शीकी का डेविल फ्रूट का पावर बहुत ही हैक्स्ड है, उसने कंज्यूम किया है द फ्लोट फ्रूट, जिसकी मदद से वो सब सारी चीजों को फ्लोट कर सकता है हवा में। बंदे का पूरा शिप ही मतलब हवा में फ्लोट करता है मेरे भाई। तो एक दिन एक्सीडेंटली शीकी मिलता है स्ट्रॉय हेड पायरेट्स के साथ और शीकी का नजर गिरता है नामी के ऊपर। तो नामी को बेसिकली वो किडनैप कर लेता है क्योंकि नामी एक बहुत ही अच्छी नेविगेटर है और उसको नेविगेटर चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रॉयड पायरेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस पूरे चीज में। अभी स्ट्रॉयड पायरेट्स को लूफी को बचाना है, नामी को, प्लस उसको ईस्ट ब्लू को भी बचाना है। ये मूवी एक हाईली एक्शन पैक्ड मूवी है जिसमें सीन्स भी काफी ब्यूटीफुल है और मैंने पर्सनली इस मूवी में जो कॉमेडी का एस्पेक्ट था उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। शीकी एज अ कैरेक्टर काफी फनी कैरेक्टर है। मैं बोलूंगा कि शीकी जितना फनी है उतना वो रूथलेस भी है। मुझे जो एक बात अच्छा नहीं लगा इस मूवी के बारे में वो है कि इस मूवी में लूफी गियर थर्ड के जरिए से शीकी को हराता है। वो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए क्योंकि लूफी शीकी को गियर थर्ड में तो छोड़ ही दे, गियर फोर्थ में भी नहीं हरा पाएगा मेरे पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि शीकी एक्चुअल में एक जी कैरेक्टर है। वो जी इन अ सेंस गैंगस्टर वाला जी नहीं है, वो एक्चुअल में हमारे वाला मतलब इंडियन वाला जी है वो, क्योंकि वो हंसता भी है जी हा 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 करके, ठीक है। बट ऑन अ फ्लिप साइड वो उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये मूवी एक कैनोनिकल मूवी नहीं है। मुझे लगता है कि ओडा इस मूवी के जरिए से शीकी के कैरेक्टर को हाइप कर रहा था डेफिनेटली, और वो कई सारे एलिमेंट्स को एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करके काइंड ऑफ फोरशैडो भी कर रहा था फ्यूचर इवेंट्स को, जो काफी कूल था मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये मूवी का टाइमलाइन मोस्ट प्रोबेबली थ्रिलर बाग और साबाउदी आर्किपेलागो के बीच में है, क्योंकि इस मूवी में हमको ब्रुक और फ्रैंकी दिखाई देते हैं जो काफी कूल था। मुझे पता नहीं क्यों फ्रैंकी यहाँ पर बात ऐसे कर रहा था जैसे उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्रू को, पता नहीं मुझे। वन पीस मूवी नाम का नाम है वन पीस फिल्म्स ही के आया था दिसंबर 15, 2012 में। इस मूवी में ओडा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है और ये पहला मूवी है वन पीस के टाइम स्किप के बाद। ये मूवी में हम लोग एक नियो मरीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसका नाम है ज़ेफर। इसको कैप्टन जी भी बोला जाता है। ये बंदा बहुत ज्यादा हेट करता है पायरेट्स को उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो इस बंदे का जो ग्रैंड प्लान है वो ये है कि वो पूरे न्यू वर्ल्ड को एक तरीके से तबाह करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है डायनास्टोन के जरिए से। डायनास्टोन बेसिकली इक्विवेलेंट है एंशिएंट वेपन का। तो इस पूरे सिचुएशन में आगे चलते हुए स्ट्राइड पायरेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लूफी फाइट करना चाहता है कैप्टन जी के साथ और मरीन्स भी यहाँ पर हैविली इन्वॉल्व है क्योंकि मरीन्स रोकना चाहते हैं कैप्टन जी के प्लान्स को। ये मूवी मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इमोशनल मूवी है। कैप्टन जी एज अ कैरेक्टर बहुत ही एक कूल कैरेक्टर है। इस बंदे ने बहुत ज्यादा पेन सहा है अपने जिंदगी में और ये अपने आप को हीरो ऑफ जस्टिस बोलता था पास्ट में, क्योंकि ये एक एक्स मरीन था। उसके साथ बहुत सारा बुरा चीज हुआ, उसकी जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हुए, फिर भी वो टूटा नहीं, फिर भी वो स्ट्रांग रहा। अपना जो सेंस ऑफ जस्टिस है उसके ऊपर से उसने ग्रिप खोया नहीं। पर इवेंचुअली एक मेजर इंसिडेंट होता है जहां पर कैप्टन जी के फैमिली मेंबर्स को जिस पायरेट ने मारा था उसी पायरेट को वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर लॉर्ड का पोजीशन दे देते हैं। तो ये देखते हुए ज़ेफर का जो ट्रस्ट था वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर वो कंप्लीटली शैटर हो जाता है और वो अपने आप निकल पड़ता है जस्टिस सर्व करने के लिए। वो मरीन छोड़ देता है। मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट है वो वॉर लॉर्ड सिस्टम के अबॉलिशमेंट को काइंड ऑफ अ फोरशैडो कर रहा था, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि ये जो सिस्टम है वो कितना क्रेजी और कितना बुरा है। ये मूवी में हमको कुजान दिखाई देता है। बंदे ने उसका एक पैर खो दिया है अकाइनू के साथ फाइट करते वक्त, तो वो बहुत ही एक इंसेन बात था। पर कुजान का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस मूवी में। ये मूवी के शुरुआत में हमको कुजान एक गाना गाते हुए दिखाई देता है और यही गाना उसको एक्चुअल में ज़ेफर ने सिखाया था, क्योंकि ज़ेफर ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया था। अकाइनू, बाद में किजारू और सब सारे जो वाइस एडमिरल जो हमको करंटली दिखाई दे रहे हैं मरीन में, उन सब सारे लोगों को ट्रेन किया था ज़ेफर ने। तो एक तरीके से वो एक फादर काइंड ऑफ अ फिगर था सब सारे मरीन्स के लिए। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जिस तरीके से इस मूवी के स्टार्ट में हमको कुजान गाना गाते हुए दिखाई देता है, बाद में इस मूवी के मिड सेक्शन में फिर से कुजान हमको गाना गाते हुए दिखाई देता है, और अंत का जो सीन था, अंत में जिस तरीके से कैप्टन जी का या ज़ेफर का स्टोरी खत्म हुआ है या उसका कैरेक्टर खत्म हुआ है वो बहुत ही एपिक था। हमको बैकग्राउंड में वही सेम गाना सुनाई देता है जो कुजान गा रहा था, और उसको वो गाना ज़ेफर ने सिखाया था। ज़ेफर बेसिकली ये गाना गाता था अपने दोस्तों को याद करते हुए, अपने
मरीन्स को याद करते हुए, जब कभी भी एक मरीन का डेथ होता था तो मतलब ये गाना काइंड ऑफ एक उसके हार्ट को ईज करने के लिए उन लोग गाते थे, एज ए ट्रिब्यूट काइंड ऑफ ए चीज है वो फॉलन सोल्जर्स के लिए। तो मतलब जो लास्ट का फाइट था मेरे भाई, आई एम नॉट इवन गोना लाई, आई शेड अ टीयर और टू मैन, दैट वाज सो इमोशनल। वन पीस मूवी टाइम का नाम है वन पीस फिल्म गोल्ड, आया था जुलाई 23, 2016 में। ये मुझे बहुत ही एक क्लासिक हाइस्ट फिल्म का वाइब दे रहा था। हाइस्ट फिल्म का मतलब होता है जहाँ पर रॉबरी एक सेंट्रल फोकस हो एक मूवी में। तो इस मूवी में भी हमको ये एस्पेक्ट दिखाई दिया है, इन पर्टिकुलर इस मूवी के मिड सेक्शन में। प्लस इस मूवी में सस्पेंस का एलिमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्योंकि इस मूवी में मुझे पता ही नहीं चला कि स्ट्राइड पायरेट्स का ट्रू प्लान क्या था। जब उन लोग बताते हैं उनका ट्रू प्लान क्या था, तब मुझे पता चलता है कि उनका प्लान क्या था। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट किया गया है। ये मूवी में होता क्या है कि ग्रैंड टेसोरो एक मैसिव शिप है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। जिस तरीके से हमको थ्रिलर बाग दिखाई दिया था, उसी तरीके से ये भी एक मैसिव शिप है जिसको दो मैसिव टर्टल्स हेल्प करते हैं नेविगेट करने में। ये कंट्री को एंटरटेनमेंट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये गैम्बलिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो मरीन्स, पायरेट्स, बाउंटी हंटर्स, सब सारे यहाँ पर लोग आ सकते हैं एक साथ और उन लोग गैम्बलिंग कर सकते हैं फ्रीली। कुछ भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये ऐसा पॉसिबल हो सका है इस पूरे प्लेस के ओनर के वजह से, जिसका नाम है गिल टेसोरो। ये बंदे ने गोल्ड फ्रूट कंज्यूम किया है, तो ये बंदा इन्फिनिटी टाइम्स गोल्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और उसी गोल्ड के मदद से, उसी पैसों के मदद से उसने सब सारी चीजों को बहुत ही कन्वीनियंटली खरीद लिया है। तो स्ट्राइड पायरेट्स आते हैं ग्रैंड टेसोरो इस एंटरटेनमेंट सिटी में गैम्बलिंग करने के लिए, पर आगे चलते हुए इवेंचुअली उन लोग मिलते हैं इस पूरे एंटरटेनमेंट सिटी के मास्टर से। वहां पर हमको एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है, जहां पर गिल टेसोरो जो मास्टर है वो जोरो को किडनैप कर लेता है और बाद में इवेंचुअली उसी तरीके से प्लॉट प्रोग्रेस होता है जहां पर लूफी बेसिकली छुड़ाना चाहता है जोरो को, जिसकी वजह से आगे चलते हुए लूफी वर्सेस गिल टेसोरो के बीच में बहुत ही एक मैसिव क्लैश भी होता है। इन सब सारी चीजों के दौरान हमको इस पूरे एंटरटेनमेंट सिटी के डार्क चीजें के बारे में पता चलता है, मतलब जो सैड रियलिटी है इस एंटरटेनमेंट सिटी के बारे में, जो कंप्लीटली सब सारी ये पूरा सिटी गोल्ड में कवर्ड अप है। तो इस गोल्ड के सिटी में जो सैड रियलिटी है उसके बारे में भी हमको पता चलता है। ये मूवी में जो एंटेगनिस्ट है वो उसके दिल के एम्प्टीनेस को फुलफिल करने के लिए वो दूसरे लोगों के डिस्पेयर का सहारा लेता है। दूसरे लोग जब डिस्पेयर में होते हैं तो वो उसको एक काइंड ऑफ अ किक देता है, वो उसको काइंड ऑफ अ फनी लगता है, वो उसको काइंड ऑफ अ फुलफिल करता है बहुत ही वियर्ड तरीके से। और इस बंदे के हिसाब से, गिल टेसोरो के हिसाब से, ट्रू डिस्पेयर तब होता है जब एक बंदे को होप दिया जाए बहुत ही एक डेस्परेट सिचुएशन में, बहुत ही एक डार्क सिचुएशन में, और उसी होप के बाद जब एक बंदे को लाइट दिखाई दे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टनल, तब उस होप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसी बंदे के आंखों के सामने। तो वो उसके हिसाब से ट्रू डिस्पेयर है। ये जो मेंटेलिटी है ग्रैंड टेसोरो का वो उसके पास्ट की वजह से है, क्योंकि उसके पास्ट में जब वो छोटा बच्चा था तब उसकी माँ हमेशा रोती रहती थी कि उन लोग गरीब क्यों हैं, उन लोग अमीर रहने चाहिए थे, क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजर रहे थे। प्लस आगे चलते हुए गिल टेसोरो जिस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था उसको सेलेस्टियल ड्रैगन स्लेव बना देते हैं और वो भी एक स्लेव बन जाता है एक सेलेस्टियल ड्रैगन का। तो जब गिल टेसोरो स्लेव था तब उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर से गुजरना पड़ता था, और जो सेलेस्टियल ड्रैगन था उसका मास्टर वो हमेशा से गिल टेसोरो को बोलता था कि अगर तेरे पास पैसा है इस दुनिया में तो सही पैसों से तो किसी को भी खरीद सकता है इस पूरे दुनिया में। तो इस वजह से हमको इस मूवी में उस तरीके का मेंटेलिटी दिखाई दे रहा था गिल टेसोरो का। ये मूवी एक बहुत ही अच्छा एक्शन पैक्ड मूवी है जहां पर हमको साबो और रॉब लुची का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है इस पूरे मूवी में। और मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि ये मूवी आया था ड्रेस रोजा आग के बाद, क्योंकि गिल टेसोरो बोलता है कि तूने डोफ्लेमिंगो को हरा दिया रहेगा पर तू मेरे को नहीं हरा सकता, ऐसे कुछ बोलता है वो। वन पीस मूवी 11 का नाम है वन पीस फिल्म स्टैम्पीड, आया था अगस्त 9, 2019 में। ये मूवी में बेसिकली एक पायरेट फेस्टिवल चल रहा है। ये पायरेट फेस्टिवल को पायरेट्स ने बनाया है, पायरेट्स ने ऑर्गेनाइज किया है पायरेट्स के लिए। तो ये ग्रैंड पायरेट फेस्टिवल में बहुत सारे फेमस पायरेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का भी नाम आता है। और ये बेसिकली पायरेट फेस्टिवल एक ट्रेजर हंट है, और ये कोई भी मामूली ट्रेजर नहीं है, ये गोल्ड डी रॉजर का ट्रेजर है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही एक बड़ा एक काइंड ऑफ इवेंट है जिसने बहुत ज्यादा आइज अट्रैक्ट किया था इस इवेंट के ऊपर। ये मूवी में जो एंटेगनिस्ट है जिसका नाम है डगलस बुलेट, वो एक्चुअल में रॉजर पायरेट का हिस्सा था, पर रॉजर पायरेट डिसबैंड होने के बाद उसको इम्पेल डाउन में कैद कर दिया था। और जब ब्लैक बियर्ड ने अटैक किया था इम्पेल डाउन के ऊपर, तब उसी प्रोसेस में डगलस बुलेट छूट जाता है। और बाद में अभी डगलस बुलेट का एम्बिशन है कि वो पूरे दुनिया में मतलब केओस लेके आना चाहता है, क्योंकि
वो मानता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इस पूरे दुनिया में। डगलस बुलेट मेरे भाई इतना खतरनाक स्ट्रांग है कि वो वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स को ऐसा धो धो के मार रहा था, ऐसे धो धो के मार रहा था कि ऐसे लग रहा था कि कोई मजाक चल रहा है मेरे भाई, क्योंकि डगलस बुलेट मतलब कुत्ते की तरह मार रहा था वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स को। ये बंदा वाकई में स्ट्रांग है जिसने कंज्यूम किया है क्लैंक क्लैंक फ्रूट, जिसको कंबाइंड ह्यूमन भी बोला जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज को असिमिलेट कर सकता है, किसी भी चीज को वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने यूज के लिए। प्लस ये बंदे का डेवल फ्रूट अवेकंड है, इतना खतरनाक डेवल फ्रूट उसका अवेकंड है, उसके ऊपर से उसका आर्मामेंट हाकी, जो उसका हाकी है वो बहुत ही क्रेजी है मेरे भाई। तो ये बंदा वाकई में एक मॉन्स्टर है। इसका मॉन्स्टर स्ट्रेंथ देख के इसको सब सारे लोग डीमन एयर बोलते थे। ये बंदे का फिलॉसफी है कि वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है। उसको लगता है कि कॉमरेड्स अगर रहेंगे, कोई अगर फ्रेंड्स रहेंगे तो उन लोग बर्डन बन जाते हैं उसके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के लिए। तो वो भरोसा करता है सिर्फ उसके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के ऊपर, वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करता है। डगलस बुलेट के बैक स्टोरी देख के मुझे वहां पर थोड़ा सिमिलैरिटीज दिखाई दिया कायदो के बचपन के साथ या कायदो के बैक स्टोरी के साथ। वो काइंड ऑफ सिमिलर है, मतलब डगलस बुलेट भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है, कायदो भी अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है। तो मे भी वहां पर हमको वो सेटअप दिखाई दे रहा था, पर जो एस्पेक्ट मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया इन पर्टिकुलर इस पूरे मूवी में वो था कि डगलस बुलेट एक टाइम पे इस मूवी में कन्फ्रंट करता है उसब को, और हम लोग उसब को रिलेटिवली एक वीक कैरेक्टर मानते हैं स्ट्राइड पायरेट्स में। तो वहां पर कुछ मैच नहीं था डगलस बुलेट और उसब के बीच में, पर डगलस बुलेट मजाक उड़ा रहा था उसब का, और हम देखते हैं कि उसब कई सारे शॉट्स फायर करता है डगलस बुलेट के ऊपर। तो इनिशियली उसका कुछ असर होते हुए हमको दिखाई नहीं देता है, पर इस मूवी के अंत में जो फाइनल बैटल था उसमें उसब का जो अटैक था वो हमको दिखाई देता है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है फाइनल बैटल के रिजल्ट में। तो यहाँ पर जो मुझे एक अच्छा लेसन लगा वो है कि सब सारे लोग कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक टीम में। जिस तरीके स्ट्राइड पायरेट्स है, नॉट नेसेसरीली कि सब सारे लोगों को लूफी की तरह स्ट्रांग होना है, पर सब सारे लोगों का डेडिकेटेड रोल है कि उन लोग क्या लेके आते हैं उस क्रू में। तो वो हमको दिखाई दे रहा था कि अगर सब सारे लोग अपने अपने रोल को निभाएंगे तो वो रिजल्ट अच्छा ही होगा। ये मूवी होलिस्टिकली बहुत ही अच्छा मूवी है, स्टार्ट से लेके अंत तक तेरे को सिर्फ एक्शन ही दिखाई देगा इस मूवी में। बहुत ही एक खतरनाक एक्शन पैक्ड मूवी है ये। मुझे पसंद आया जिस तरीके से हमको सब सारे कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे, वर्स्ट जनरेशन के बंदे दिखाई दे रहे थे, वॉर लॉर्ड्स दिखाई दे रहे थे, एडमिरल्स दिखाई दे रहे थे, रेवोल्यूशनरी आर्मी के बंदे प्रेजेंट थे, साइपरपोल के बंदे प्रेजेंट थे। तो मेरे भाई सब सारी चीजें चल रहा था इस मूवी में, और बहुत ही अच्छी तरीके से सब सारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट किया था एक होल प्रोडक्ट लाने के लिए या एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है, वन पीस मूवी 12 का नाम है। वन पीस फिल्म में ऐड किया था अगस्त 6, 2022 में। यह मूवी में हम लोग फोकस कर रहे हैं शैंक्स की बेटी ऊता के ऊपर। ऊता बेसिकली अपने सिंगिंग के जरिए से, अपने सॉन्ग्स के जरिए से वो सब सारे लोगों को इन्फिनिट सुकियोमी में डाल के एक पैराडाइज काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है, एक यूटोपिया क्रिएट करना चाहती है जहाँ पर वॉर नहीं होता है, सब सारे लोग खुशी से रहते हैं। बहुत एक सुपरफिशियल ड्रीम था ये मूवी के स्टार्ट में मुझे ऊता का कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग लग रहा था मेरे को ये कैरेक्टर। पर इस मूवी के अंत में, ये मूवी के अंत होते होते मुझे ऊता का कैरेक्टर काफी एक ओकेज कैरेक्टर लगा। पर जो गाना था, पर जो सॉन्ग्स था, जो ऊता गा रही थी, जो सिंगिंग था, वो सोनिकली बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। मुझे पता नहीं उन लोग क्या गा रहे थे, पर सोनिकली बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। ये मूवी कॉन्सेप्ट वाइज काफी फैसिनेटिंग था जिस तरीके से उन लोगों ने म्यूजिक को इनकॉर्पोरेट किया है इस पूरे मूवी में, और म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इस मूवी का। तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा था कि क्यों ये मूवी बहुत ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल था मार्केट में। ये मूवी में हमको लूफी और शैंक्स फाइट करते हुए दिखाई देते हैं साइड बाय साइड, नॉट इन लिटरल टर्म्स, पर हाँ उन लोग फाइट कर रहे थे काइंड ऑफ साइड बाय साइड। और उसी प्रोसेस में हमको शैंक्स क्रेजी अटैक करते हुए दिखाई देता है। हमको लूफी का गियर 5th का ग्लिम्सेस दिखाई देता है मेरे भाई, स्प्लिट सेकंड के लिए, पर हाँ हमको दिखाई देता है गियर 5th लूफी का। मुझे जो एक बात काफी पसंद आया इस मूवी के बारे में वो है कि शैंक्स और लूफी आमने सामने मिलते नहीं है। अगर वैसा होता तो वो काइंड ऑफ मेरे लिए मतलब एक काइंड ऑफ मोमेंट रहता, क्योंकि वो मोमेंट में देखना चाहता हूँ मांगा में सबसे पहले। ठीक है, तो ओवरऑल ये बहुत ही एक कलरफुल मूवी है, और मैं जानबूझ के यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में, क्योंकि एक लेटेस्ट मूवी है। हमको इसमें शैंक्स का मतलब पोटेंशियल दिखाई देता है, हमको थोड़ा ग्लिम्सेस दिखाई दे रहा था कि शैंक्स क्या कर सकता है। बंदे का हाकी देख के मेरे को समझ में आ गया था कि बंदा नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टर है, खतरनाक कॉन्करस हाकी यूज करता है वो इस मूवी में। तो डेफिनेटली ये मूवी शैंक्स के कैरेक्टर को हाइप कर रहा था। हमको वो मतलब मच अवेटेड मोमेंट जो है जहां पर लूफी और शैंक्स मिलेंगे वो मांगा में, उसको भी मतलब काइंड ऑफ बिल्डअप कर रहा था वो। प्लस इस मूवी में हमको साइपरपोल के एजेंट जैसे कि खलीफा और ब्लूनो दिखाई देते हैं, जो हमको बहुत टाइम से नहीं दिखाई दिए हैं, जो एक इंडिकेशन हो सकता है कि मांगा में हम लोग फिर से इन दो कैरेक्टर्स को देखें, क्योंकि बहुत टाइम से हमने देखा नहीं है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फिल्म रेड एक बहुत ही
कूल मूवी है जिसमें हमको कूल मोमेंट्स दिखाई दिए, ठीक है।